हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 की इस क्लास में। इसमें आज हम करने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नता और इसके जो पॉइंट्स है अपने वंशानुक्रम और वातावरण, इनको एज कंप्लीट है वो आज करेंगे। तो अंत तक क्लास में बने रहिएगा और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता ये होती क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसके वो आपके क्वेश्चन भी है वो बहुत सारे आते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी व्यक्तियों या बालकों का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि कोई भी व्यक्ति या बालक सभी प्रकार से एक जैसे नहीं होते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति होगा या फिर कोई भी बालक होगा, उनमें है वो भिन्न भिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यानी वो एक है वो कोई भी है वो सम्मान, यानी एक तरह का यानी सम्मान है वो नहीं होता है। यहाँ तक कि दो जुड़वा भाई बहनों में भी पूर्ण रूप से समानता नहीं पाई जाती है। इनमें जैसे रंग रूप का हो गया, शारीरिक गठन का हो गया, विशिष्ट जैसे योग्यता हो गया, बुद्धि हो गई, स्वभाव हो गया आदि, परस्पर एक दूसरे से क्या है कुछ न कुछ है वो क्या होते हैं, भिन्न है वो अवश्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। कुछ न किसी प्रकार का उनमें है वो क्या पाई जाता है, भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार के उनमें पाई जाने वाली इस भिन्नता को कोई क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी जो सभी व्यक्तियाँ हैं, कोई भी बालक है, कोई भी छात्र है, कोई कोई भी जो भी मनुष्य है, उनमें वो विभिन्न प्रकार की वो क्या है भिन्नता है वो पाई जाती है, उसको ही क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता का अभिप्राय कि इन दो व्यक्तियों या बालकों के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और तथा सामाजिक विभिन्नताओं में क्या होता है, भिन्नता से माना जाता है। अगर मैं आपको साधारण बात या साधारण भाषा में अगर मैं आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ समझाऊं, जब एक ही कक्षा या एक ही परिवार के लोग होते हुए भी हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है, तो इस अलग अलग होने की व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। जैसे कोई भी दो इंसान है वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, किसी की सोच अलग होती है, किसी की समझ अलग होती है, किसी की रुचि अलग होती है। नहीं, यही क्या मानी जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। जैसे कैसे आप मान लीजिए बुद्धि में अंतर होता है, कोई बच्चा गणित जल्दी समझ लेता है तो कोई क्या करता है, भाषा जल्दी सीख लेता है। सीखने की गति में भिन्नता पाई जाती है, कोई जल्दी सीखता है तो कोई धीरे सीखता है। रुचि में भी क्या होता है, फर्क होता है, किसी को खेल पसंद है तो किसी को पढ़ना या चित्र बनाना जैसे पसंद हो गया। स्वभाव की बात करें तो कोई शांत होता है, कोई चंचल होता है, कोई जिद्दी होता है। शारीरिक अंतर बात करें, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई तेज दौड़ता है। इसी प्रकार की जो भिन्नता पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, व्यक्तिगत विभिन्नता है वो बोलते हैं। ठीक है, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो जन्मजात भी और क्या होता है, वातावरण दोनों से बनती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। शिक्षक को पढ़ाते समय इन विभिन्नताओं का क्या करना है, ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए जैसे अगर बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता, इनमें बता रखा है इसके कारण है, किस कारण से पाई जाती है। तो देखिए, वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, जाति प्रजाति, देश हो गई, आयु या बुद्धि, शिक्षा एवं आर्थिक दशा और लिंग भेद, जो मैंने अभी आपको है वो ऊपर है वो मैंने अभी बात की है। ठीक है, चलिए फिर यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो जाने पर शिक्षक अपने छात्रों का अधिक हित है वो क्या कर सकता है। प्राय प्रत्येक कक्षा में सामान्य बालकों की अपेक्षा मंद बुद्धि या प्रतिभाशाली बालक भी कुछ संख्या में रहते हैं। कक्षा शिक्षण सामान्य बुद्धि बालकों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है। उसके बाद में मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक इससे अधिक लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि सभी को सामान्य रूप से द्वारा शिक्षा दी जाती है। अतः शिक्षकों का दायित्व हो जाता है कि यह बालकों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए क्या करे, शिक्षा प्रदान करे। इसके लिए निम्न बातों पर क्या देना चाहिए, शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी निम्न बातें हैं, पहला है कक्षा का सीमित आकार होना चाहिए, छात्रों का वर्गीकरण होना चाहिए, पाठ्यक्रम का विभिन्नकरण होना चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन होना चाहिए, गृह कार्य, शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान देना चाहिए, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए, शैक्षिक निर्देशन होने चाहिए और व्यावसायिक निर्देशन भी इसमें क्या होने चाहिए, जरूरी है। इन बातों पर है वो क्या देना चाहिए, शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधारभूत स्रोत कौन कौन से हैं, इन बातों का भी आपको बिल्कुल, तो कौन कौन से स्रोत है, एक तो है आपका वंशानुक्रम और दूसरा कौन सा है, वातावरण। ये दोनों क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या माने जाते हैं, स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, संसार में कोई दो व्यक्ति शरीर और व्यवहार की दृष्टि से समान नहीं होते, अर्थात सभी व्यक्तियों में कोई ना कोई भिन्नता अवश्य होती है। प्रश्न ये उठता है कि व्यक्तियों में परस्पर भिन्नता क्यों पाई जाती है, इसका कारण क्या है। इस व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम और क्या है, वातावरण है। व्यक्तित्व के विकास और व्यवहार के निर्धारण के में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। यानी व्यक्तिगत जो व्यक्ति की जो विभिन्नता पाई जाती है ना, उनमें जो प्रमुख कारण क्या है, उनके एक तो वंशानुक्रम है और एक क्या है, वातावरण। ये दोनों ही क्या है, दोनों का इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है वो रोल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपने वंशानुक्रम का अर्थ और उसकी क्या होती है परिभाषा। वंशानुक्रम क्या होता है और वंशानुक्रम की परिभाषा क्या है। ठीक है,
और अगर पहले हमने ऊपर पढ़ा है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पढ़ा, और अब पढ़ेंगे हम वंशानुक्रम का अर्थ और उसकी परिभाषा। वंशानुक्रम एक जैविक क्या है, प्रत्यय है जो आनुवंशिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्राणी शास्त्रीय नियमों के अनुसार एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को विशिष्ट गुण हस्तांतरित करती है। इस गुणों के हस्तांतरण को ही वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि माता पिता के गुण जब बच्चों में अपने आप आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। ये आपको शॉर्ट भाषा में समझा रहा हूँ। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि कोई भी बात है सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। इससे वंशानुक्रम एक तो है कि माता पिता के गुण जब बच्चों में अपने आप आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। बच्चा जैसे क्या करता है, बड़ा होता है, उसमें कई बातें अपने माँ बाप जैसी दिखने लगती है, पर संयोग नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उनका वंशानुक्रम का क्या माना जाता है, अंतर माना जाता है। जैसे कैसे, आंखों का रंग, माँ की आंखें काली है तो बच्चे की भी क्या होती, काली हो सकती है। बालों का प्रकार, पिता के बाल घुंघराले तो बच्चे की भी क्या होते, घुंघराले हो सकते हैं। कद की बात की जाए, लंबे, माता पिता के बच्चे अक्सर क्या होते हैं, लंबे होते हैं। आवाज या चेहरे की बनावट या आवाज माता पिता के जैसी लगना। रक्त समूह जैसे, ये भी माता पिता से ही क्या होता है, मिलता जुलता है। ठीक है। वंशानुक्रम से मिलने वाले गुण है वो जन्म से होते हैं। और जैसे पढ़ाई, आदतें, भाषा जैसी चीजें वो वंशानुक्रम नहीं होती, बल्कि क्या होती है, पर्यावरण से सीखी होती है। वंशानुक्रम से जो मिलने वाले जो गुण होते हैं ना, वो जन्म से होते हैं। लेकिन जो पढ़ाई होगी, आदतें होगी, भाषा होगी, जैसी चीजें, वो वंशानुक्रम से नहीं बल्कि पर्यावरण सीख से आती है। ठीक है। तो माता पिता से बच्चों में गुणों का आना ही क्या माना जाता है, वंशानुक्रम माना जाता है। जैसे जेम्स ड्रेवर थे मनोवैज्ञानिक, उनका कहना है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। उसके बाद में आपके आते हैं पीटरसन मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा था कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। फिर हम अपने डगलस एवं हॉलैंड थे, उन्होंने कहा कि माता पिता का या अन्य पूर्वज या प्रजाति से प्राप्त समस्त शारीरिक रचनाएं, विशेषताएं, क्रियाएं या अथवा क्षमताएं व्यक्ति के वंशानुक्रम में क्या होती है, सम्मिलित होती है। यानी अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अलग अलग क्या है, मत है वो दिए हैं। उसके बाद वंशानुक्रम के जो नियम है उसमें पहला आता है बीज कोषों की निरंतरता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बीजमैन ने किया था। उसके अनुसार मानव की उत्पत्ति बीज कोषों, जैसे अपने बात करें है ना, बीज कोषों से होती है। ठीक है। जिनका प्रमुख गुण यह है कि बताता है कि बीज कोष कभी नष्ट नहीं होते, ये माता पिता द्वारा अपनी संतान को हस्तांतरित होते रहते हैं। फिर है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। ठीक है। उसके बाद में आपका विभिन्नता का नियम। इस नियम से तात्पर्य है कि बच्चे अपने माता पिता की सत्य प्रतिलिपि नहीं होते और न ही एक ही माता पिता के सभी बच्चे एक दूसरे के समान होते हैं। उनमें परस्पर रंग हो गया, बुद्धि हो गई, स्वभाव आदि में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। फिर आपका चौथा नियम है जो है प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। मंद बुद्धि माता पिता की संतानों को प्रतिभाशाली होने एवं प्रतिभाशाली माता पिता की संतानों को मंद बुद्धि होने की प्रवृत्तियां को प्रत्यागमन कहा जाता है। तो ये क्या है, वंशानुक्रम के क्या माने जाते हैं, नियम माने जाते हैं। फिर पांचवा नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। लेमार्क के अनुसार व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में कुछ भी अर्जित किया जाता है उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। फिर छठा है आपका गॉल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी क्या होता है, होता रहता है। ठीक है। ये कौन से नियम है, वंशानुक्रम के क्या पाए जाते हैं, नियम पाए जाते हैं। और एक आपका सातवां है मेंडल का सिद्धांत। मेंडल ने सफेद सुओं व मटर के दानों का प्रयोग करके ये निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता के से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके इन सिद्धांत नियमों से भी, वंशानुक्रम के नियम से भी आते हैं। ठीक है। ये रहे आपके प्रूफ। ठीक है। प्रूफ मांग रहे थे कुछ व्यक्ति। फिर है वातावरण क्या होता है, उसका अर्थ क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। अगर मैं बात करूँ वातावरण की तो इसकी क्या परिभाषा जानेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वातावरण के लिए इसका पर्यायवाची शब्द पर्यावरण का भी प्रयोग होता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो परि और एक आवरण से। परि का अर्थ होता है चारों और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला या फिर घेरने वाला। इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह है जो व्यक्ति को चेतन या अचेतन रूप से चारों ओर से क्या हुआ है, घेरे हुए है। मतलब व्यक्ति के चारों ओर जो भी चीजें होती है उसके व्यवहार, सोच, सीखने को प्रभावित करती है, वही क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। इंसान अकेला नहीं रहता, घर परिवार, स्कूल, दोस्त, समाज सब मिलकर उसके व्यक्तित्व को बनाते हैं। उससे यही उसी का क्या माना जाता है, वातावरण है वो होता है। जैसे पारिवारिक वातावरण, घर में प्यार समझ है तो बच्चा आत्मविश्वासी बनता है। विद्यालय के वातावरण अच्छा शिक्षक
व अनुशासन सीखने में मदद करता है। मित्र समूह, अच्छे दोस्त अच्छी आदतें सिखाते हैं। शैक्षणिक संसाधन जैसे किताबें, मोबाइल, इंटरनेट सीखने को प्रभावित करते हैं। सामाजिक वातावरण जैसे भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज, इसी प्रकार से क्या होते हैं, वातावरण से बच्चा क्या करता है, सीखता है। ठीक है। फिर है अनुकूल वातावरण में व्यक्ति का सामाजिक स्वाभाविक विकास होता है और प्रतिकूल वातावरण में उसका विकास कुंठित होता है। वातावरण के तत्वों के अंतर्गत वे सभी भौतिक, मनोवैज्ञानिक और उद्दीपक आते हैं जिनमें प्राणी गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत क्या होता है, प्रभावित होता रहता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं भी दी गई है। जैसे रोस ने कहा था कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो कि हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। वुडवर्थ ने कहा था कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया था। फिर बोरिंग एंड लैंगफील्ड व वेल्ड ने कहा था कि व्यक्ति का वातावरण उन सभी उद्दीपकों का योग है जिनको ये गर्भाधान से लेकर उनकी मृत्यु तक क्या करता है, ग्रहण करता है। अब बात करेंगे हम वातावरण के प्रकार कितने होते हैं और उनके प्रकार क्या है। पहला है आपका आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण का तात्पर्य है गर्भावस्था की उन परिस्थितियों से है जो भ्रूण को चारों ओर से घेरे हुए क्या करती है, रहते हैं। फिर है आपका बाह्य वातावरण। कैसा होता है इसमें, बाह्य वातावरण के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती है जो सामूहिक या मिश्रित रूप से उसके विकास और व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती रहती है। फिर आता है आपका भौतिक वातावरण। इसमें क्या होता है, इसे प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी हो गया, आपका चंद्र हो गया, सूर्य हो गया, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, समुद्र हो गए, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी प्रकृति के प्रदत्त वस्तुएं आती है जो किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को आजन्म क्या करती है, प्रभावित करती है। यानी इसमें भौतिक वातावरण में वो सभी चीजें आती है जो किसी न किसी प्रकार को व्यक्ति को आजन्म क्या करती है, प्रभावित करती रहती है। फिर है आपका सामाजिक वातावरण यानी सोशल एनवायरनमेंट। सामाजिक वातावरण का तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास पर प्रभाव डालती है। मानव समाज में प्रचलित सभी सामाजिक परिस्थितियों, रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियां, रहन सहन आदि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत क्या करते हैं, आते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम और वातावरण और उसका सापेक्ष महत्व क्या है। तो वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी जो वंशानुक्रम और वातावरण है इनको एक दूसरे से पृथक है वो क्या किया नहीं किया जा सकता। वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक या सहायक या सहयोगी है। क्या है, एक दूसरे के पूरक है, सहायक और क्या है, सहयोगी है। वंशानुक्रम और वातावरण में के प्रभाव में अंतर करना संभव क्या है, नहीं है। इन दोनों के बीच में वो अंतर करना भी क्या है, संभव नहीं है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया के फलस्वरूप होता है और व्यक्ति इन दोनों के योगफल न होकर क्या है, गुणनफल है। इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए, व्यक्ति वंशानुक्रम इक्वल टू क्या हो गया, वातावरण हो गया। अंत में हम ये कह सकते हैं कि बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों कारकों का ही समान रूप से होना क्या है, महत्व है। वंशानुक्रम और वातावरण में से यदि कोई भी कारक शून्य हो जाता है तो व्यक्ति का विकास भी शून्य हो जाएगा, जैसे सूत्र से स्पष्ट है। ठीक है। तो व्यक्ति के निर्माण और विकास के लिए विकास और निर्माण के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही होना क्या है, जरूरी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित कुछ प्राविधियां हैं, उनको भी आपको एक बार से ध्यान रखना है। जैसे व्यक्तिगत शिक्षण की प्रमुख प्राविधियां, जैसे पहले आपको प्रोजेक्ट प्रणाली, आपने इनको भी पढ़ा होगा। इस पद्धति का जन्म अमेरिका में हुआ था तथा इस पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक है। उनके अनुसार प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो कि सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। क्या होता है, सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। इस प्रणाली में छात्र अपनी रुचि से योजना का चयन करता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़िया का घर बनाना, नाटक खेलना, बागवानी करना, जानवरों को पालना आदि ये करके सीखो सिद्धांत पर बल देती है। इस विधि में छात्रों को एक एक कार्य सौंप दिया जाता है जिसे वे मिलजुल कर पूरा करते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, पिकनिक हो गई, इनकी व्यवस्था करना, योजना के पदों में परिस्थितियां निर्माण हो गया, चयन नियोजन पूर्ण करना और मूल्यांकन का अंकन करना। तो ये जो आपकी प्रोजेक्ट विधि है ना, प्रोजेक्ट विधि है ना आपकी पहली, देखिए प्रोजेक्ट प्रणाली, तो इसके जन्मदाता किलपैट्रिक है और इसमें क्या है, ये किस पर बल देती है, तो करके सीखो पर ये बल देती है। करके सीखो पर क्या देती है, सिद्धांत पर बल देती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी दूसरी है वो डाल्टन प्रणाली है। इस प्रणाली में को मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया था। इस प्रणाली में छात्र को अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। उसे टाइम टेबल के बंधन में नहीं बांधा जाता। विद्यार्थी चाहे तो सारे दिन एक ही विषय पढ़ सकता है और इसमें प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाला बनाई जाती है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता का कार्य का क्या ठेका है, जिसे छात्र को निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। ठीक है। इसमें बाद में वर्ष भर कार्य है ना, वर्ष भर जो होता कार्य
को वह महीनों, सप्ताहों या दिनों में बांट सकता है। इस प्रणाली में अध्यापक मात्र एक पथ प्रदर्शक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रणाली में छात्र पे कोई भी दबाव नहीं होता है, जो मन चाहे वो है इस प्रणाली से वो कर सकता है। फिर है आपकी इकाई और विनेटिका प्रणाली। इस योजना का प्रतिपादन डॉक्टर कार्लटन वासबर ने किया था। इस योजना में भी बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इससे पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। छात्र एक इकाई का सफलतापूर्वक क्या है अध्ययन करने के बाद दूसरी इकाई का अध्ययन करता है। छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा का स्वयं है वो क्या करता है, ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है। अध्यापक मात्र मार्गदर्शक होता है। इस योजना में कोई बालक अनुत्तीर्ण है वो नहीं होता तथा प्रत्येक विषय में बालक को अलग से ग्रेड दिया जाता है और इस विधि में बालक को ईमानदारी है वो होना जरूरी होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर चौथी आपकी है जो है डेक्रोली प्रणाली। इस प्रणाली के जन्मदाता डॉक्टर ओविड डेक्रोली थे, जो बेल्जियम में प्रोफेसर थे और इनके अनुसार बालक को शिक्षा उसके जीवन से मिलनी चाहिए। इस विधि में बालकों का विभाजन उनकी रुचि क्षमता स्तर के अनुसार कर दिया जाता है, फिर उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाता है। डेक्रोली प्रणाली में स्कूल का वातावरण प्राकृतिक होता है, जहाँ बालकों को उदार शिक्षा दी जाती है और लड़के लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है तथा इनकी संख्या 20-25 क्या है होती है, 20-25 क्या है होती है। इस प्रणाली में माता पिता का भी सहयोग लिया जाता है तथा बालकों में सामूहिक भावना का विकास होता है। फिर आपकी पांचवी जो आती प्रणाली उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। ये योजना एक प्रकार डाल्टन प्रणाली या विनेटिका प्रणाली का मिला जुला रूप है। इसमें छात्र को सप्ताह, महीने या वर्ष भर का कार्य एक साथ ही दे दिया जाता है। कोई समय सारणी का बंधन नहीं होता और न ही पाठ्यक्रम के छोटे छोटे भाग दिए जाते हैं। छात्र को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। वह चाहे तो वर्ष का कार्य 8 महीनों में पूरा कर सकता है और यदि वह चाहे तो क्या कर सकता है, किन्हीं कारणों से कार्य पूरा नहीं कर पाता तो वह उसे अगले वर्ष पूरा कर सकता है। कार्य की समाप्ति पर उसकी परीक्षा ली जाती है और उसके असफल होने पर उसके कारणों को जानने का प्रयास इसमें किया जाता है। फिर आपकी जो छठी प्रणाली आती है उसको आपकी क्रिया योजना। क्रिया योजना वस्तुतः कोई योजना नहीं है बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का एक पहलू है। अध्यापक एक प्रयास कर रहता है, एक अध्यापक का एक प्रयास रहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा में पूरे समय सक्रिय बने रहें। इसलिए जब तक विद्यार्थी प्रश्न पूछकर पाठ्य पुस्तक का आत्मसात करने की कोशिश नहीं करता, अध्यापक को संतुष्टि नहीं होती। इस विधि में अध्यापक छात्र की क्रियाओं का निरीक्षण करता है, छात्र को वही क्रिया सौंपी जाए जो उनके मानसिक स्तर के क्या होती है, अनुकूल होती है। अगली प्रणाली है वो आपकी अभिक्रमित और अनुदेशन प्रणाली। ये प्रणाली एक प्रकार से विनेटिका प्रणाली का ही रूप है। जिस प्रकार विनेटिका प्रणाली में हम पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं, वैसे ही ये इकाइयाँ इस अभिक्रमित अनुदेशन में प्रोग्राम कहलाती है। अब छात्र एक एक प्रोग्राम को लेकर चलता है तथा उसे पूरा करता है। एक प्रोग्राम के सफलतापूर्वक होने पर ही उसे दूसरे प्रोग्राम है वो क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, जो छात्र विद्यार्थी प्रथम प्रयास में प्रोग्राम नहीं सीख पाता उसे फीडबैक दी जाती है तथा जो सीख लेता है उसे पुनर्बलन दिया जाता है। छात्र को निर्धारित समय सीमा में ही सारे प्रोग्राम है वो क्या होते हैं, करने होते हैं। फिर आपकी आठवीं जो प्रणाली आती है वो है किंडरगार्टन प्रणाली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल है। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल शिक्षक को एक माली तथा बच्चों को एक पौधा मानता है। उसका कहना है कि बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली को देख रेख में क्या है, पनपता है। इस प्रणाली में बालक को पुस्तकों से नहीं लादा जाता बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से हंसने, खेलने, बोलने और घूमने क्या है, दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इस प्रणाली में बालक खेल में सब कुछ है वो क्या है, सीख जाता है। तो कौन सी आपकी है ना, कौन सी मानी जाती है आपकी किंडरगार्टन प्रणाली है, जिसमें बच्चा है वो क्या है, खेल खेल में सीखता है। फिर आपकी नवीं मॉन्टेसरी प्रणाली। मॉन्टेसरी प्रणाली छोटे बच्चों को शिक्षित करने की यह एक लोकप्रिय प्रणाली है। इस प्रणाली के जन्मदात्री डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी है। इस विधि में मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है और यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन, आत्मनिर्भरता और व्यवहारिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, खेल और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा आदि इस प्रणाली के आधार माने जाते हैं। फिर है आपकी इसमें दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और क्या बोलती है ना, घृणा शक्तियों तथा घरेलू उपकरणों का द्वारा वो शिक्षा दी जाती है। और ये आपकी 10वीं ह्यूरिस्टिक पद्धति। और इस पद्धति के प्रतिपादक आपके आर्म स्ट्रॉन्ग है। इस का अर्थ होता है मैंने खोज लिया। क्या होता है इसके ह्यूरिस्टिक पद्धति, जिसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया, और इसका ये प्रतिपादक कौन है, आर्म स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस पद्धति द्वारा बालक शिक्षक और निरीक्षण यंत्रों
और पुस्तकों की सहायता से स्वयं ज्ञानार्जन करता है। यह पद्धति विज्ञान के लिए विशेष लाभकर होती है। यह पद्धति बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति और को क्या करती है, तीव्र करती है और इसे सदैव सक्रिय बनाए रखती है। फिर आपकी जो 11वीं प्रणाली है वो है बेसिक शिक्षा प्रणाली। इस प्रणाली के जन्मदाता गांधी जी थे। ये प्रणाली बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है और इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है तथा यह प्रणाली हस्तकला पर आधारित और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होता है। इस प्रणाली में तथा बालक में आत्मनिर्भरता और आदर्श नागरिक के गुणों का विकास किया जाता है। छात्र को देश प्रेम तथा सत्य और अहिंसा शिक्षा दी जाती है और यह प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या देती है, बल देती है। तो है बेसिक शिक्षा प्रणाली। अब बात करें कि उपयुक्त सभी पद्धतियां और खेल प्रणाली और के प्रमुख सिद्धांतों और स्वतंत्रता सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और स्व शिक्षा का सिद्धांत और उत्तरदायित्व का सिद्धांत आदि पर आधारित है। इन पद्धतियों में समुचित रूप से क्रियान्वयन के लिए सुयोग्य शिक्षक का होना परमावश्यक है। ऐसा न होने पर शिक्षा न होकर केवल खेल का खेल ही क्या है, रह जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या थी आज की क्लास। ठीक है, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप तक नोटिफिकेशन है वो पहुंच चुके। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपका टेलीग्राम पे वो डाल दी जाएगी। अच्छे से नोट्स बना के इसको पढ़िएगा और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।